सभी को नमस्कार। आज 10th की इकोनॉमिक्स लेसन के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विकास पर चल रहे थे। पहले भाग में हमने देखा कि विकास का अर्थ क्या है, विकास के विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न मायने हैं, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि विकास के लक्ष्य क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास को मापने का पैमाना क्या है, विश्व बैंक और यूएनडीपी के अनुसार विकास क्या है। उसके अलावा हमने जाना राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जो आज हम टॉपिक चलेंगे वो है हमारा जो हम आज टॉपिक चलेंगे वो है साक्षरता दर किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, उपस्थिति दर क्या है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है। उसके अलावा उसे नापने का फार्मूला क्या है बच्चों में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, उनका वर्गीकरण और उदाहरण सहित हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन विकास भाग 2। देखिए, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि साक्षरता दर क्या है। 7 या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों का साक्षरता अनुपात क्या कहलाता है, साक्षरता दर। मान लीजिए हम कहते हैं कि 100 है कुल लोग, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख दोनों चीज़ें सकते हैं, तो जो 90% है तो वो हमारी साक्षरता दर आ जाएगी। अगला देखते हैं हम अपना देखिए, अगला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान लीजिए हम कहते हैं कि 1000 में से 10 बच्चे 1 साल की आयु होने से पहले ही मृत्यु दर को प्राप्त हो जाते हैं, तो मृत्यु दर कितनी हो गई। जो 10 बच्चे हैं वो 1000 का 1% है, तो शिशु मृत्यु दर 1% हो गई। अगला देखते हैं अब हम प्रेजेंस रेट, मतलब स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या या उपस्थिति दर। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 90 बच्चे 6 से 10 वर्ष की आयु के हैं जो स्कूल जाते हैं, तो उपस्थिति दर क्या होगी आपकी 90%। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात, मतलब 100 में से अगर 90 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उपस्थिति दर क्या आ गई 90%। अब है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इससे हम क्या गणना करते हैं कि वो लोग जो कि अल्प पोषित हैं या जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। तो देखिए, यह ज्ञात करने के लिए हम उचित प्रकार से पोषित हैं या नहीं, यह एक वैज्ञानिक तरीका है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं इसकी गणना करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको अपनी क्लास के पूरे बच्चों का देखना है कि वो सही से पोषित हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनका भार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला है, देखिए जो BMI है उसे नापने का फार्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं, ये एक चार्ट दिया हुआ है हमें, इसमें हाइट को सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है हमें।
अगर बच्चे की हाइट 4 फुट 8 इंच है तो वो आपको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ 142.2। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, उसे 100 से भाग देना, तो ये आ गया 1.42 मीटर। तो अब हमने इसका स्क्वायर निकालना है, 1.42 गुना 1.42 2.7। अब हम मान लीजिए हम कहते हैं बच्चे का वेट है 54 kg, उसे 2.7 से भाग करते हैं तो आ गया हमारे पास 26। तो देखिए बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा, तो ये बच्चा जो है येलो है ओवर वेट के लिए, तो ओवर वेट की कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरह से हम BMI से BIM को कैलकुलेट करते हैं बच्चे की हाइट और वेट से। तो चलिए अब आगे अब हम एक डाटा का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं। ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के आंकड़े दिए गए हैं, हमें उनकी तुलना करके बतानी है कि कहाँ पे मानव विकास सूचकांक अच्छा है। देखिए पहले भी आपको बताया था कि मानव विकास सूचकांक मापने के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, वो सब चीज़ें लेते हैं, तो उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो अब ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और ये जो है ये विश्व में, हमारे पूरे विश्व में 189 देश हैं 2017 के अनुसार। तो ये उनका विश्व में स्थान है, ये 76, 130। तो जो श्रीलंका है उसका स्थान है 76, भारत का है 130। तो पहले हम आंकड़े देखते हैं। देखिए श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय है $11,326 और भारत में है 6,353। म्यांमार में है 5567, पाकिस्तान में 5331, नेपाल में 2471, बांग्लादेश में 3677। ऐसे ही जो संभावित आयु है, मतलब व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसकी एक संभावित आयु हम निकाल लेते हैं। तो जो श्रीलंका में है वो है 75.5, भारत में है 68.8, म्यांमार में 66.7, पाकिस्तान में 66.6, नेपाल में 70.6, बांग्लादेश में 72.8। ऐसे ही विद्यालय जाने वाले बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 10.9, भारत में 6.4, म्यांमार में 4.9। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, अब वो देखिए श्रीलंका का कितना है 76, भारत विश्व में 130वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में। तो अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, दी गई तालिका में HDI कुल 179 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। तो अब आपको ये बताना है कि इन देशों में से कौन सा देश सबसे समृद्ध है, भारत का पड़ोसी देश। तो अंडरस्टूड है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में देखिए प्रति व्यक्ति आय अधिक है, औसत आयु अधिक है, विद्यालय जाने वाले बच्चों की औसत अधिक है, मानव विकास सूचकांक भी उसका सबसे अच्छा है। तो जो भारत का जो पड़ोसी है उसमें से सबसे अच्छी स्थिति पर जो हुआ है श्रीलंका। आगे चलते हैं, हम देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। उत्पादन के कारकों को ही संसाधन कहते हैं, जैसे आपकी भूमि, जल, वन, जितने भी हमें प्रकृति ने दिए, खनिज पदार्थ, क्योंकि इन जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोई भी वस्तु का हम निर्माण नहीं कर सकते। तो उत्पादन के कारकों को ही संसाधन कहते हैं। संसाधन देखिए दो तरह के हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, या जिसे हम अनवीकरणीय भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए नवीकरणीय संसाधन, जिससे कि हम दोबारा
बना सकते हैं। यह वे संसाधन हैं जो एक निश्चित समय में अपने आप फिर से बन जाते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, सौर ऊर्जा हो गई। देखिए जो भूमिगत जल है वो भी इसी का उदाहरण है। फसलें हैं, आपने हर 6 महीने बाद एक नई फसल बो देते हैं। पेड़ पौधे हैं जो कि अपने आप ही उगाते हैं। भूमिगत जल जो कि पानी के अंदर भूमि के अंदर जाता है, बारिश का पानी, वो फिर से उसकी पूर्ति करता है जल की। अब हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या है। वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो गए तो फिर से नहीं बन सकते। ये आपको इसमें ही दिया गया। देखिए तेल, आपने अपनी गाड़ी में डीजल डाला, पेट्रोल डाला, अगर वो यूज़ हो गया तो ख़त्म। उस पेट्रोल को आप दोबारा तो नहीं बना सकते ना। भूमि के अंदर भी जो पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, उन सब के सीमित भंडार हैं। तो इन साधनों को हम क्या कहेंगे? गैर नवीकरणीय। वे साधन जो वर्षों से प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और इनके निश्चित भंडार हैं और पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, उन्हें हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए देखिए, भूमि के अंदर ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं कि इतना तेल है और ये इतने सालों तक चल सकता है। जो मध्यम पूर्व के देश हैं उसमें 807.7 हज़ार मिलियन बैटल तेल है जो कि 70 सालों तक चल सकता है। ऐसे ही अमेरिका में 50,000 मिलियन बैटल है जो कि 10.5 साल तक चल सकता है। जो कह रहे पूरे विश्व में 1696.6 हज़ार मिलियन बैटल तेल है जो कि 50.2 सालों तक चल सकता है। तो देखिए ये वो संसाधन हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा हम उन्हें नहीं बना सकते। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए